लंबाई से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। आपने देखा होगा लंबाई लिखा था, क्षेत्रफल लिखा था, आयतन लिखा था, घनत्व लिखा था, ठीक है। उसके बाद हम वेग लिखे थे, त्वरण लिखे थे, बल लिखे थे, संवेग लिखे थे। संवेग का तो हमने करवा ही दिया, संवेग को स्किप कर देंगे। फिर कहाँ जाएंगे? कार्य शक्ति ऊर्जा पे, ठीक है। बलाघूर्ण पे भी जाएंगे, बलाघूर्ण का भी पूछ सकता है आपसे, टॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहली जो सबसे पहली क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं? लंबाई को, ठीक है। तो इस लंबाई की हमें लिखना है, लंबाई की बीमा। तो क्या करते हैं, जिसकी भी हमें बीमा लिखना होता है उसको हम क्या करते हैं? कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो इस लंबाई की बीमा अगर हमें लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से बंद करेंगे तो इस लंबाई को हमने किससे प्रदर्शित किया था? मूल राशि में, एल से। तो एल के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक घात है। अब ध्यान से सुनिए, कहीं कहीं पे ऐसा लिख सकता है, ऐसे नहीं लिखेगा, वो ऐसा लिख सकता है m0 L1 T0। किसी चीज़ की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी चीज़ की पावर 0 कितना होता है? 1। मतलब घुमा फिरा के ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? L1 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे द्रव्यमान में इसकी बीमा कितनी है? 0। लंबाई में बीमा कितनी है? 1। और समय में बीमा कितनी है? 0। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ा कि इसको हम लिखते कैसे हैं? MLT के फॉर्म में लिखते हैं। समझ गए ना? आगे आप समझदार हैं, जो चीज़ लिखेंगे उसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें हम इसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ को हम पढ़ते क्या हैं? इस चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे? लंबाई की बीमा। क्या पढ़ेंगे? लंबाई की बीमा। लंबाई की बीमा। अगर आपको किसी चीज़ की बीमा कैलकुलेट करना करता है तो आप क्या करेंगे? इस चीज़ को कोष्टक के अंदर लिख देंगे और उसका क्या करेंगे? बीमा लिख लेंगे। लिखने का भी तरीका हम सीखेंगे। ये लंबाई हो गया। अब देखिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, लंबाई हो, ठीक है, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो। पीछे वाले को दिख रहा है, ठीक है। विस्थापन के बाद त्रिज्या, ठीक है। ये सब एक तरह का क्या है? बोलिए, लंबाई है ना। तो इसकी अगर हम बीमा लिखते हैं तो बीमा क्या होगा? L1 ही होगा। इस सब की बीमा क्या होगा? L1 ही होगा। मतलब ये सब का सब एक ही भौतिक राशि है और समान भौतिक राशि की बीमा क्या होगी? समान होगी। समझ में आई बात? तो अगर इन सारी चीज़ों की बीमा लिखते हैं तो सब की बीमा क्या होगा? L1 होगा। छाप लीजिए इसको, बना लीजिए चित्र को। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। लंबाई के बाद हम किसकी बात करें? क्षेत्रफल की। बोलिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने बोला है, क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। उसमें 2 डायमेंशन होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, ठीक है। हटा दें इसको। तो जो हमारी क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। लंबाई है तो इसको लेंथ बोलेंगे और क्या बोलेंगे? विड्थ बोलेंगे। चलिए छोड़िए, ये भी छोड़ते हैं हम। लंबाई है, चौड़ाई है। अब हमें क्या करना है? इसकी बीमा लिखना है, ठीक है। बीमा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल की बीमा। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल की बीमा। क्योंकि ये चीज़ें इस चीज़ के बराबर है, तो जो घटना इधर घटाएंगे वही घटना इधर घटाना होगा, तभी बराबर रहेगा ना। तो इस चीज़ की बीमा लिखा, इसका मतलब क्या लिखना होगा? लंबाई की बीमा और क्या लिखेंगे? चौड़ाई की बीमा लिखेंगे ना। लंबाई की बीमा क्या होता है? लंबाई की बीमा क्या होता है? L1। और जो चौड़ाई है इसकी बीमा क्या होता है? L1। तो यहाँ पे क्या आएगी? L2। अगला इसका टर्म कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? M0 L2 T0। मतलब द्रव्यमान में इसकी बीमा कितनी है? 0।
ठीक है, लंबाई में बीमा कितनी है 2, समय में बीमा कितनी है 0, और इसका बीमीय सूत्र क्या है L2। क्या है इसका बीमीय सूत्र L2। L2 की पावर 2 नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं L2, L3, L1। बात आई समझ में। एग्जाम्पल लिखिए एक, वृत्त के क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र ज्ञात करें। वृत्त के क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र ज्ञात करें। लिख लिया सब लोगों ने। वृत्त के क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, क्या होता है 4/3 पाई क्यू, यही होता है ना। तो 4 पाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई स्क्वायर। इसकी हमें बीमा लिखना है, तो क्या लिखेंगे ए की बीमा बराबर क्या लिखेंगे पाई की बीमा, और क्या लिखेंगे आर स्क्वायर की बीमा, ठीक है। पाई की बीमा क्या होता है बोलिए, ये बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है बीमाहीन होती है, ठीक है। क्यों बीमाहीन होगा, अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल की जो बीमा होता है वो क्या होता है L2, और L2 तो यही आर स्क्वायर दे देगा। आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर आप लिख रहे हैं, एक आर होता तो L1, 2 आर है तो क्या होगा L2, तो ये दे दिया L2। इसका मतलब इसका क्या होगा बीमा 1, मतलब ये 1 नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे ये बीमा रहित है या बीमाहीन है। क्या बोलेंगे ये बीमाहीन है, बीमा रहित है या डायमेंशन लेस है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे इसकी जो हम बीमा लिखेंगे क्षेत्रफल की बीमा, तो ये पाई का कितना हो गया 1, इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में, ये कोष्टक में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसका क्या होगा L2। तो जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की बीमा हम पहले ही याद कर रखे थे, क्या होना चाहिए था L2, अभी भी क्या आया L2। अरे आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या है लिख लिए सब लोग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो उस संख्या हमेशा क्या होगा बीमाहीन, मतलब वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट हम बना देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि 2 हो या -200 हो या √2 हो या पाई हो, ये सब का सब क्या होगा M0 L0 T0 होगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या होगा 1 होगा, या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ M0 L0 T0, और ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी डायमेंशन लेस होगी। बीमाहीन हमेशा याद रखना है, संख्या जब भी आएगा संख्या क्या होगा बीमाहीन होगा, ठीक है। हो गया, हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब क्या होगा आयतन, ठीक है। हम एकदम सीरियल में चलेंगे, सबको लेकर सीरियल में चलेंगे। क्वेश्चन आप करने बैठेंगे सबका सब क्वेश्चन होता जाएगा। छाप दिया इसको, आप लोग तो ग्रेजुएशन कर रखे होंगे ना, छापने का तो आदत होगा ही। अगली चीज है आयतन। तो याद रखना है लंबाई की बीमा L1, क्षेत्रफल की बीमा L2। अब देखेंगे आयतन की बीमा क्या होगी, एकदम से ये सारी चीजें याद रहना चाहिए। आयतन के अंदर क्या होता है 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई इसके अंदर होगा, और क्या होगा चौड़ाई होगा, और क्या होगा ऊंचाई होगा। हमें आयतन की क्या लिखना है बीमा लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसको कोष्टक वाली ब्रैकेट में बंद करेंगे, और क्या लिखेंगे लंबाई की बीमा, और क्या होगा चौड़ाई की बीमा, और क्या होगा ऊंचाई की बीमा, ठीक है। लंबाई की बीमा क्या होगा L1, चौड़ाई की बीमा क्या होगा L1, और इसकी भी क्या होगा L1, कुल मिला के क्या होगा L3। तो हमें याद हो गया लंबाई की बीमा L1, क्षेत्रफल की बीमा L2, आयतन की बीमा L3, ठीक है।
तो इस तरह से आप रखेंगे। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहीं पे। गोले के आयतन का विमीय सूत्र ज्ञात करें। गोले के आयतन का विमीय सूत्र ज्ञात करें। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पायर क्यू, याद रहना चाहिए, ठीक है। और गोले की सरफेस एरिया कितना होता है? 4 वृत्त के बराबर होता है, 4 पायर स्क्वायर होता है। अरे होता है ना। तो इसकी आयतन की हम बात करें, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से, बड़ी भी से करते हैं। वेलोसिटी को छोटी भी से करते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा? 3/4 पायर क्यू। और इसका हमें क्या करना है? निकालना है क्या? बोलो। 3/4 पाई को एक साथ ही रख लें। अरे 3/4 ये भी संख्या है, पाई भी क्या है? संख्या है, सबको एक ही साथ कर लिया, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे? r क्यूब। अब देखो ध्यान से, संख्या जो भी है उसकी बीमा वो बीमाहीन होती है, मतलब एक वैल्यू आएगा, ठीक है। और r क्यू है तो क्या आएगा? L3। पहले ही याद रखा हुआ था हमने, कितना होगा? L3 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? चलो छापो इसका। विस्थापन का हमने बीमा देख रखा है, कितना? L1 देखा है ना। कहाँ पे? अभी एक फ्लो चार्ट बनाया था, वहाँ पे देखा था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो या रेडियस हो, सबका सब क्या होगा? L1 होगा। हटा दें इसको। अगली चीज कौन आएगा? वेग। बोलो। वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन। किसके साथ परिवर्तन होगा? समय के साथ। हमें इस वेग की क्या करना है? बीमा लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे? इस कोष्टक वाली ब्रैकेट में लिखेंगे। वो क्या होगा? विस्थापन की बीमा अपॉन क्या होगा? समय की बीमा। विस्थापन की बीमा, विस्थापन एक तरह की क्या है? लंबाई। तो क्या होगा? L1। और समय की बीमा क्या होगा? T1। तो वैल्यू क्या आएगा? L1 T माइनस, यही आएगा ना। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? छोटी भी से, ठीक है। वॉल्यूम को बड़ी भी से, वेग को छोटी भी से। इस सारी चीज़ों का याद रखेंगे आप लोग। प्रेशर और मोमेंटम में लोग कंफ्यूज होता है। मोमेंटम को छोटी पी से करते हैं, प्रेशर को हम कैपिटल पी से करते हैं। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर जो होता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। हाँ हाँ, वही तो हमने बोला, फोर्स पर यूनिट एरिया। लिख लिया? चलो, वेग के बाद क्या आएगा बच्चा? त्वरण। त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका अगर हम लिखते हैं डायमेंशन, तो क्या लिखेंगे? वेग की डायमेंशन अपॉन क्या लिखेंगे? समय की डायमेंशन। वेग की डायमेंशन अब याद रहना चाहिए, L1 T माइनस 1 क्या होना चाहिए? अगर तुम त्वरण की डायमेंशन लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें वेग का डायमेंशन याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? L1 T माइनस 1, ठीक है। तो झट से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ तो सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और नीचे क्या होगा? फिर से एक T1, ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L1 T माइनस होगा ना। मतलब यहाँ पे अगर हम पूछे कि द्रव्यमान की बीमा कितनी है? 0। लंबाई में बीमा कितनी है? 1। समय में बीमा कितनी है? -2। हो गया? हटा दे अब इसको। तो वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हमने करवा रखा था। अब क्या करें? बल, ठीक है। तो अगली चीज होगा बल। बल क्या होता है? बोलो। न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma। द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण, ठीक है। तो हमें इस बल की क्या देखना है? बीमा देखना है।
तो क्या होगा, द्रव्यमान की बीमा, ठीक है, इनटू क्या होगा, त्वरण की बीमा। द्रव्यमान की बीमा क्या होता है, m1, और त्वरण की बीमा लिख रखा है बच्चा। अब बताओ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो क्या करोगे, फिर तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हो सकता है गलती वहीं पे कर ले, तो हमेशा याद रखना है कि जो हमारी त्वरण होगी वो उसकी क्या होगी बीमा, L1T-2। वेग की क्या होगी, L1T-1। एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, L1T-2, तो क्या होगा, m1 होगा, L1 होगा, T-2 होगा। और हमेशा इसको याद रखना है, बहुत जगह काम होगा, याद रखें। इसका बहुत जगह हमें यूज होगा, किसकी, बल का। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो इस बल की जो बीमा होगी कितनी होगी, m1 L1 T-2। कितनी होगी, m1 L1 T-2। एकदम से बोलते रहना है, याद हो जाएगा, m1 L1 T-2। हो गया। ये हमारा क्या था, बल था। बल के बाद हम किसकी बात करें, बल पढ़ लिया तो अब हम दाब पढ़ सकते हैं। दाब छूट रहा है, ठीक है। तो अगली चीज हम क्या बोले, दाब। और दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। मतलब एकांक क्षेत्रफल में बल की कितनी क्वांटिटी है, कितनी बल वहां पे लग रहा है, वही हमारा क्या होता है, दाब होता है। तभी तो हम कील को जो है पतला बना देते हैं, कि उसका क्षेत्रफल क्या करते हैं, बहुत पतला बना देते हैं, तो प्रभावी बल का मान क्या हो, अधिक हो, और कील जो है आसानी से क्या हो, दीवार के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये जो दाब होगा, दाब क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हमारा क्या होगा, दाब होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ये दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। अब बल को किससे करते हैं, F से। और क्षेत्रफल को किससे करते हैं, A से, ठीक है। तो हमें इस P की क्या लिखना है, बीमा लिखना है। तो क्या लिखेंगे, बल की बीमा अपॉन क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल की बीमा। बल की बीमा क्या होता है, अभी हमने बोला था, याद रखना है, m1 L1 T-2। और क्षेत्रफल का क्या होता है, L2। तो कितना हो जाएगा, m1, ठीक है। क्या होता है, अगर बेस समान हो तो पावर क्या होता है, भाग में घट जाता है, गुना में जुड़ जाता है। लेकिन आधार समान होना चाहिए। क्लास 7 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस क्या है, दोनों का समान है, a की पावर m प्लस n होगा। a की पावर m अपॉन a की पावर n, बेस दोनों का क्या है, समान है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। यही चीज पढ़ा है। तो ध्यान से देखो, लंबाई कहाँ पे है, नीचे, और ये लंबाई, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो घट जाएगा। तो 1 - 2 क्या होगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, L - 1 T-2। अगर हम तुमसे पूछे कि समय की बीमा बताओ, सिर्फ हम तुमसे पूछे समय की बीमा बताओ, कितना होगा, -2। हम तुमसे ये पूछ सकते हैं कि दाब में समय की बीमा बताइए, कितना होगा, -2। अगर हम पूछें कि लंबाई की बीमा बताइए, क्या होगा, -1। अगर हम पूछे कि नहीं द्रव्यमान की बताइए, तो क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी दाब का। दाब के बाद हम किसकी बात कर लें, घनत्व की कर लें। घनत्व छूटा हुआ है, ठीक है। तो अगली जो चीज होगी उसको क्या करें, घनत्व बोल सकते हैं हम। घनत्व की काम कर सकते हैं। तो अगली चीज जो होगा वो क्या होगा, घनत्व होगा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब एकांक आयतन में द्रव्यमान की क्या मात्रा है, उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान अपॉन क्या होगा, आयतन। और घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। किससे करते हैं, रो से। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे। तो रो इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान मतलब मास अपॉन वॉल्यूम भी। हमें इसकी डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास अपॉन डायमेंशन ऑफ भी। ये भी जो है वेलोसिटी नहीं है, ये भी कौन सा है, आयतन वाला है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, m1, और इसका क्या होगा, L3। तो क्या होगा, m1 L माइनस, यही होगा। अगली चीज क्या आएगा, सारी चीज हमने देख लिया, बल तक देख लिया था, यहाँ पे दाब भी देख लिया, घनत्व भी देख लिया। अब हम कहाँ पे चले, 3 चीजें हैं। क्लास 11th में 9th में आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो कार्य की बात करें, शक्ति की बात करें और ऊर्जा की बात करें, ठीक है।
पढ़ने पे ध्यान दीजिए, गर्मी नहीं लगता है, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान नहीं देंगे तो गर्मी लगेगा, समझ गए ना। तो ध्यान इधर दीजिए। आप जब महसूस करेंगे कि नहीं लाइट चली गई है, गर्मी हमें लग रहा है, तो आपको जो है पसीना वसीना जो है वो चलना शुरू होगा। आप अपने ध्यान को भटकाइए, पढ़ाई की तरह नहीं लगेगा, ठीक है। इसको हटाएं। कार्य की, अब कार्य पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। कार्य क्या होता है, बोलिए, कार्य क्या होता है? अब हम बात करें कि इस डेस्क को उठा के, भाई इस प्लेटफॉर्म को उठा के जो है उस जगह तक ले जाना है, तो कोई आया और इस चीज़ को उठा के वहाँ तक ले गए। इसने टाइम लिया 2 सेकंड का। कितने सेकंड का टाइम लिया? 2 सेकंड का। दूसरा आदमी है, कमज़ोर आदमी है हमारे जैसा, ठीक है, ये दूसरा आदमी है, बढ़िया है, ठीक है, और इसने क्या किया कि 1 सेकंड लिया। कितना सेकंड लिया? इसको उठा के ले जाने में 1 सेकंड लिया, ठीक है। मतलब ये समय क्या ले रहा है? ज़्यादा, और ये समय क्या ले रहा है? कम। मतलब ये जो आदमी है ये एनर्जेटिक नहीं है, मतलब इसके पास एनर्जी नहीं है, तो समय क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है। और इसके पास क्या है? एनर्जी ज़्यादा है, तो ये समय क्या ले रहा है? कम ले रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसके अंदर जो है एनर्जी एकदम से ठूस ठूस के भरा हुआ है, और इसके अंदर जो है एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये समय जो है, या है भी एनर्जी तो थोड़ा एनर्जी है, ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कार्य करने की क्षमता है वो कम है। इसमें कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या है? कम है, और इसमें क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? शक्ति। अरे कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? शक्ति। तो यहाँ से समझ में आ गया कि शक्ति जो होता है वो क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। अब देखिए, शक्ति आ गया, कार्य आ गया, ऊर्जा बीच में छूट रहा है, ठीक है। और ऊर्जा क्या होता है? ये देखिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या होगा? कार्य बराबर शक्ति इंटू क्या होगा? समय। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? शक्ति इंटू समय। कि आप में कितनी शक्ति है कोई काम को करने की, वो आपकी क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊर्जा कैसे एग्जॉस्ट होता है? तो जब हम काम करते रहते हैं कंटिन्यूअस, तो एनर्जी क्या होता है? एग्जॉस्ट होते रहता है। एनर्जी हमारी जो है बाहर निकलते रहता है, ख़त्म होते रहता है। एक समय आता है हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी पीते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं जिसको हम लंच ब्रेक कहते हैं। उसमें जब पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी क्या होता है? बॉडी में स्टोर होता है, फिर से हम उसी इफिशिएंसी से काम करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया। जो कार्य होता है और जो ऊर्जा होता है दोनों समान भौतिक राशि है। क्या है वो? दोनों समान भौतिक राशि है, ठीक है। और जो शक्ति है वो अलग भौतिक राशि है। तो हम कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, इसकी डायमेंशन जब हमें लिखना होगा तो हम एक ही डायमेंशन लिखेंगे। समझ में आई बात? तो कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, एकदम से याद रखना है कि ये कैसी राशि है? समान भौतिक राशि है। और इन दोनों की मात्रक भी जूल होता है और विमा तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो अगली चीज जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? कार्य की, ठीक है। तो कार्य, या फिर हम इसको क्या बोल दें? ऊर्जा। ये दोनों सेम चीज है। और कार्य होता क्या है? तो कल क्लास 9th में पढ़ा होगा। कार्य जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। मतलब हम किसी चीज पे अगर बल लगा रहे हैं और वो विस्थापित हो रही है तो हमारे द्वारा क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बल गुने क्या लिखेंगे? विस्थापन लिखेंगे, ठीक है। बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। और विस्थापन को किससे करते हैं? S से। और कार्य जो होता है, कार्य को हम क्या बोलते हैं? वर्क मतलब पहला अक्षर W, तो इसको किससे करते हैं? W से। एनर्जी लिखना होता तो क्या लिख देते? E लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो डायमेंशन लिखेंगे। वर्क की डायमेंशन इक्वल टू क्या होगा? फोर्स की डायमेंशन इंटू क्या होगा? विस्थापन की डायमेंशन। हमने बोला फोर्स की डायमेंशन याद रखना है, क्यों? ये देखो बार बार काम आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? m1 L1 T-2, और ये क्या होगा? L1। तो हमारे पास क्या होगा? m1 L2
T-2। यही जो है ये हमारी कार्य की और ऊर्जा की दोनों की डायमेंशन है। समझ में आई बात? आसानी से हम लिख पा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर हमें फॉर्मूला पता है हम किसी चीज़ का भी डायमेंशन लिख सकते हैं, और वो सातों क्वांटिटी हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। अगली चीज हम किसकी बात करेंगे? शक्ति की। शक्ति क्या होता है बोलिए? कार्य इंटू समय, या हम बोल सकते हैं ऊर्जा, या हम क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा इंटू समय। ठीक है, शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो P इक्वल टू कार्य मतलब W, समय मतलब T, और इसकी हमें डायमेंशन लिखना है। ठीक है, तो डायमेंशन जो P की डायमेंशन होगी वो क्या होगा? कार्य की डायमेंशन इंटू क्या होगा? समय की डायमेंशन। कार्य की डायमेंशन अभी लिखा है हमने, कितना होता है? M1 L2 T-2, ठीक है, इंटू क्या होगा? T1। तो क्या हो जाएगा? M1 L2 T-1। अगर हम यहीं पे पूछ दें कि यहाँ पे शक्ति की जो है वो लंबाई में बीमा कितनी है? 2। समय में बीमा कितनी है? -1। द्रव्यमान में बीमा कितनी है? 1। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, वो या तो बीमा पूछ दे या तो बीमीय सूत्र पूछे। तो क्या हो गया? कार्य की हमने देख लिया और हमने शक्ति की देख लिया। अब हम देख लेते हैं बलाघूर्ण की। ठीक है, जो घुमाने वाला बल होता है उसकी देखते हैं। बलाघूर्ण। अब सबसे पहले है थोड़ा सा बलाघूर्ण देखते हैं कि बलाघूर्ण होता क्या है। ये लिख लिए सब लोग? ठीक है, तो बलाघूर्ण देखते हैं कि बलाघूर्ण क्या होता है। बलाघूर्ण का मतलब क्या होता है? टॉर्क। और टॉर्क का मतलब क्या होता है? घुमाने वाला बल। ये भी एक बल होता है, बस बल कैसा होता है? घुमाने वाला होता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं चीज़ें कैसे। ये छाप लिया सब लोगों ने? हमारे पास एक रॉड है या लीवर है। ठीक है, ये L लंबाई की हमारे पास क्या है? एक लीवर है, रॉड है। ठीक है, तो इस रॉड के ऊपर हमने क्या किया है? बल लगाया। ठीक है, बल कैसे लगाया है? हमने 2 समान प्रकार का बल लगाया है युग्म में, जोड़ा में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बल लगाया। जैसे यहाँ पे हमने इस पे बल F इस दिशा में लगा दिया नीचे की तरफ। ठीक है, इतना ही बल जो है हमने यहाँ पे लगा दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? L है। जो ये रॉड है, इस रॉड की लंबाई कितनी है? L है। और इस रॉड को हमने हिंच किया हुआ है। हिंच समझते हो? घर कौवा देखा है बच्चा का? जब बच्चा खिसकने लगता है, डेगा डेगी देने लगता है, उसको घर कौवा देते हैं। उसके आगे वाले जो चक्का होता है उसमें होल किया जाता है और उसमें कील दे दिया जाता है, वो हिंच है। उसको हम क्या बोलते हैं? हिंच। अरे ऐसे भी तो तुम लोग बोलते हो। ट्रैक्टर में जो लगा होता है हिच हम लोग बोलते हो। हिच नहीं होता, हिंच होता है। क्या होता है वो? हिंच होता है। तो हमने क्या किया है? इसको इस पॉइंट पे हमने क्या किया है? हिंच कर दिया है। मतलब हमने यहाँ पे होल किया, उसके अंदर कील लगा दिया। मतलब इसके अबाउट जो है ये रॉड घूम सकती है, फ्री है घूमने के लिए। अब ध्यान से देखो, इस पे बल लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको कहाँ ले जाएगा? ऊपर की तरफ। और ये कहाँ ले जाएगा? नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होगा? टर्निंग पैदा होगा। तो ये चीज़ जो है ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। और रोटेट कैसे करेगा? इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो ये रोटेशन आ गया तो ये बल कौन सा हो गया? घुमाने वाला बल। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? टॉर्क। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? टॉ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? टॉ से। ठीक है, पहली बार सुन रहे हो क्या? सुने हो ना? मतलब टॉ से इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब ये बलाघूर्ण होगा क्या? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है
ये हमने बल लगाया समान परिमाण का, इन दोनों बल में से एक बल का परिमाण और इनके बीच की लंबिक दूरी क्या होता है? इन दोनों बलों में से एक बल का परिमाण और क्या होता है? इनकी बीच की लंबिक दूरी। लंबिक दूरी का मतलब देखो, ये जो बल है इस बल को पीछे ले जाएं, क्योंकि बल कैसी राशि होती है? भौतिक राशि में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में लंबिक दूरी कितनी है? एल। अरे बोलो, एल है कि नहीं है? तो इन दोनों की बीच की लंबिक दूरी जो है वो कितना है? एल है। लंबिक क्यों कह रहे हैं? ये एंगल कितना बन रहा है? 90। ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लंबिक दूरी। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? दोनों बल में से एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बल समान है तो एक बल का परिमाण। तो क्या लिखेंगे? बल गुने बलों के मध्य लंबिक दूरी। बलों के मध्य लंबिक दूरी वो हमारी क्या होगी? टॉर्क होगी। मतलब टॉर्क टॉ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? बल इंटू क्या लिखेंगे? एल। यही लिखेंगे ना, एफ इंटू एल लिख देंगे। ठीक है, ये इस तरह से जो है ये हो गया, मतलब एफ हो गया इंटू क्या हो गया? एल हो गया, और ये क्या हो गया? टॉर्क। अब हमें इसकी डायमेंशन लिखना है, ये डायग्राम बना लेना बगल में। ठीक है, काम आएगा, भूल जाओगे फिर। तो ये टॉर्क की हमें क्या करना है? डायमेंशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे? बल की डायमेंशन और क्या होगी? लंबाई की डायमेंशन। बल की डायमेंशन याद करने बोला था, बोलो, बोला था ना, इसी दिन के लिए याद करवाया था। क्या होगा? m1 L2 T-2। और यही डायमेंशन किसी और चीज का आया है। देखो, फोर्स का नहीं आया है, कार्य शक्ति ऊर्जा वाले में देखो ये डायमेंशन आया, कार्य का आया है। अब बताओ, क्या डायमेंशन सेम है तो भौतिक राशि सेम होगी? कभी नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? अगर किसी चीज का डायमेंशन सेम है तो कभी भी जो है समान भौतिक राशि नहीं होगी। वो तो कार्य अलग भौतिक राशि है, ये अलग भौतिक राशि है। समझ गए ना? तो ऐसी गड़बड़ी कहीं मत कर देना। तो द्रव्यमान में इसकी बीमा कितना है? 1। लंबाई में बीमा कितना है? 2। और समय में बीमा कितना है? -2। हो गया। ये चित्र बना लेना, ये हमारी जो है वो टॉर्क का चलो अगला हेडिंग डालो, भौतिक नियतांकों की बीमा। भौतिक नियतांकों की बीमा। भौतिक नियतांकों की बीमा। भौतिक नियतांक में अभी तक क्या क्या पढ़े थे? गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे। गुरुत्वाकर्षण में एक जी नाम का चीज आता था, जिसको क्या बोलते थे? गुरुत्वीय। वो जी नहीं, बड़ा वाला जी आता था, उसको हम गुरुत्वाकर्षण फोर्स कांस्टेंट बोलते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक बोलते थे। ठीक है, या उसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अगला हेडिंग डालो। दे दिया? हेडिंग दे दिया? देखो, छटपटाओगे तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा, तो फिर आए वहीं पढ़ा देंगे। ठीक है, हमने बोला हेडिंग भौतिक नियतांकों की बीमा। ठीक है, भौतिक नियतांकों की बीमा। भौतिक नियतांकों की बीमा मतलब डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। भौतिक नियतांकों की बीमा मतलब डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसमें हम पढ़ रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ रहे हैं, मतलब गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलेंगे इसको? गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक। क्या हम पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। सबसे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फिर हम इसका कांस्टेंट जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मार्कर हो गया, दे दीजिए हमको। नहीं डाले थे क्या? चल नहीं रहा है। गुरुत्वीय नियतांक मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ भी लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। गुरुत्वीय बल किसके किसके बीच लगता है? दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है ना, दो द्रव्यमानों के मध्य जो है वो गुरुत्वीय बल लगता है। हमेशा इस बल का नेचर कैसा होता है, मतलब प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण का होता है। वो हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। मान कितना होता है? तो G(m1m2/r² होता है। r क्या है? दोनों द्रव्यमान के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, मतलब केंद्र से केंद्र की दूरी है। m1 क्या है? पहले जो पार्टिकल है उसका मास। m2 क्या है? दूसरे पार्टिकल का मास। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उसी चीज़ की। तो हमारे पास एक द्रव्यमान है m1 और r दूरी पर एक दूसरा द्रव्यमान है, कौन सा? m2, और इसकी बीच की जो सेपरेशन है, सेपरेशन नहीं बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। अगर सेपरेशन की बात करें तो इस एंड से हम इस एंड की बात करेंगे तो इसकी रेडियस छूट जाएगा और इसकी रेडियस छूट जाएगा, आपका कैलकुलेशन गलत आएगा। समझ में आई बात? तो ये जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो क्या होता है? जो बल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1m2 के। क्या होता है? m1m2 के सीधे समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या है, और क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब इन दोनों बातों को हम एक साथ करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? F(m1m2) क्या होगा? r²। और तुम्हें पता है जब प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हो तो एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है ना। तो यहाँ से जब हम ये प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? g। तो F(G(m1m2) क्या होता है? r²। और ये जो बल होता है, इस बल का नेचर कैसा होता है? बल की प्रकृति कैसी होती है? बल की प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण का, ठीक है। ये बल हमेशा क्या करता है? एक दूसरे को खींचता है, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो, ये जो है ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है। तो ये जो है ये भी नहीं छोड़ेगा, ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है। और दोनों बल का परिमाण क्या होगा? सेम होगा। बल का परिमाण कितना होगा? सेम होगा। कितना होगा? तो F(G(m1m2/r² होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये दोनों बल जो होता है ये नेचर में क्या होता है? सेम होता है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। और एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा दो बॉडी पे लगता है। बॉडी कितना है? दो। ये इस पे लगा रहा है तो ये इस पे लगा रहा है। अब बल का परिमाण क्या होता है? समान होता है। दिशा क्या होती है? विपरीत। देखो दिशा विपरीत है, समान बल लग रहा है और दो वस्तु पे लग रहा है तो इस बल का नेचर कैसा होगा? एक्शन रिएक्शन होगा, क्रिया प्रतिक्रिया। बात आई समझ में? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि इसी पे तुमको जो है वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और तीसरी चीज़ है जो हम इसकी यूनिट ऑफ डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी तो हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो बल समझ में आया। तो गुरुत्वीय बल जो होगा, गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होगा? G(m1m2) क्या होगा? r²। हमें बीमा निकालना है। किसकी बीमा निकालना है? G का। किसका निकालना है? G का। तो क्या करें? बल की बीमा बराबर क्या होगा? G की बीमा, द्रव्यमान m1 की बीमा, और क्या होगा? m2 की बीमा क्या होगा? r² की बीमा। अरे यही चीज होगा। ध्यान से देखो, हमने बोला था बल की बीमा याद कर लेना। कितना होता है? m1 L1 T-2। एकदम से याद रहना चाहिए। कितना होगा? m1 L1 T-2 = G की हमें कैलकुलेट ही करना है। और द्रव्यमान की क्या होगा? m1, दूसरा द्रव्यमान है तो क्या होगा? m1
अपॉन क्या होगा, एक R होता तो L1 होता और 2 R है तो क्या होगा, L2 होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे L2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 पावर 3। ठीक है, तो इस चीज़ की हम लिख सकते हैं कि G की जो वैल्यू होगा, डायरेक्ट लिख दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा M1 L3 T-2 और ये नीचे कौन सा आएगा M2, तो 1 - 2 कितना होगा -1। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं M-1 L3 T-2। तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो बीमीय सूत्र है वो कितना आ गया, बोलो, M-1 L3 T-2। अगर यहाँ पे पूछ दे कि लंबाई में बीमा कितनी है 3, समय में बीमा कितनी है -2, द्रव्यमान में बीमा कितनी है -1। हो गया, इसको भी भर दीजिए सर। ये थ्योरी याद रखेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं, बस याद रखना है कि पहला बात उसने क्या बोला था कि बल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर के। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है, उनके बीच के सेपरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों बात को एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अब जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के। प्रोपोर्शनिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के में क्या आएगा, G आएगा। ये G जो है ये सेट कैसे किया जाता है, ये प्रैक्टिकली सेट किया जाता है, हम नहीं सेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया F = G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और बल की प्रकृति क्या होती है, आकर्षण की होती है। ये बल कैसा होता है, तो कैसा बल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल किसको बोलते हैं, जो हमेशा दो वस्तुओं पे लग रहा हो, जिसका बल का परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। समझ में आई बात। छाप लिया सब लोगों ने, हटा दें ये चित्र वाला। केल्विन वाला अभी तक नहीं आया है, सब कुछ आ गया, केल्विन नहीं आया, मोल वाला नहीं आया, कैंडेला वाला नहीं आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ताप कांस्टेंट बोलेंगे इसको। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मीय नियतांक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, बात में करिए। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, मतलब इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लिया। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी में अगर हम डेल्टा टी जो है वो तापमान बढ़ाते हैं,
तो उसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर होता है। और कितनी एनर्जी स्टोर होता है? ms डेल्टा टी। कितनी होता है? ms डेल्टा टी। और उस एनर्जी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, या आप बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र का है, ठीक है। जहाँ पे हमें केल्विन को यूज़ करना है तो हम केल्विन को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए किसी वस्तु में डेल्टा टी, किसी वस्तु में डेल्टा टी, डेल्टा, अच्छा एक मिनट, देखिए आपके जीवन में डिफरेंस दो तरीके का आता है, ठीक है। एक होता है अति सूक्ष्म अंतर और एक होता है बड़ा अंतर, ठीक है। जो अति सूक्ष्म अंतर होता है उसको हम डी के साथ लिखते हैं। डिफरेंशिएशन जो आप कैलकुलेट करते थे वहाँ पे डी लिखते थे। ये अति सूक्ष्म जो है वो अंतर को प्रदर्शित करता है। और जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा जो होता है फाइनाइट डिफरेंस को प्रदर्शित करता है। फाइनाइट का मतलब है कि जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो डी के साथ जो होता है, जैसे हम बोलते हैं डी एफ, मतलब बल में अति सूक्ष्म परिवर्तन। अगर हम लिख दें कि डेल्टा एफ मतलब बल में बड़ा परिवर्तन या फाइनाइट परिवर्तन। समझ में आई बात? अरे समझे कि नहीं समझे? तो डिफरेंस दो तरीके का होता है। जैसे हम बात करें, ध्यान से देखिए, जैसे हम बात करेंगे 100 में, ध्यान से सुनिए, 100 में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 99.9999 ऐसे जा रहा है। बताइए इसकी वैल्यू बता सकते हैं? 0.0000 पूरी ज़िंदगी बोलते बोलते कहीं जाके 1 आएगा। क्या इसको लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं। क्या बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। इसको जो हम लिखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? अति सूक्ष्म अंतर। इसको क्या बोलेंगे? अति सूक्ष्म अंतर। तो उसको किसके साथ लिखते हैं? डी के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 100 में अगर हमने घटा दिया 99, ये कितना आ रहा है? 1। हम लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट डिफरेंस, मतलब डेल्टा के साथ लिखते हैं। तो हम जो यहाँ पे ताप में जो वृद्धि कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? डेल्टा के साथ कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखवा रहे थे? हाँ, किसी वस्तु में, हाँ, डेल्टा टी तापमान या ताप बढ़ाया जाए, ताप या तापमान बढ़ाया जाए। अब हम बोलने वाले ही तो हैं। बढ़ाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा Q इक्वल टू, तो उत्पन्न ऊष्मा Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो उत्पन्न ऊष्मा Q इक्वल टू ms डेल्टा टी जहाँ S क्या है? S क्या है? विशिष्ट ऊष्मीय नियतांक। विशिष्ट ऊष्मीय नियतांक। m क्या है? द्रव्यमान है। डेल्टा की गति क्या है? तापांतर, ताप में अंतर। m क्या है? उस वस्तु की, उस बॉडी की द्रव्यमान। डेल्टा टी क्या है? तापांतर, मतलब ताप में अंतर। डेल्टा टी को हम लिखते क्या है? T2 माइनस T1। बॉडी है तो पहले उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। हमने उसका टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा दिया, तो ताप में क्या हो गया? अंतर हो गया। तो हम जब डेल्टा टी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। T2 माइनस क्या लिखेंगे? T1 लिखेंगे। मतलब अंतिम ताप हमने कितना दिया, प्रारंभ में उसकी ताप कितना था, उन दोनों का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वही हमारी क्या होगी? तापांतर होगी, ठीक है। अब इस चीज़ का हमें क्या करना है? बीमा लिखना है। किसकी बीमा क्या होगी, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने? तो हमें फार्मूला पता चल गया। इतना जो कहानी हमने लिखा है, ये कहानी किसके लिए लिखा है? फार्मूला जानने के लिए, ठीक है। फार्मूला पता हो गया, क्या हम इसकी बीमा लिख सकते हैं? बोलो, बीमा लिख सकते हैं ना? तो हम किसकी बीमा लिखेंगे? Q की बीमा। ये ऊर्जा ही है। Q क्या है? यहाँ पे ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा। अगर हम कोई चीज़ में जो है ताप बढ़ाएंगे तो उसमें ऊर्जा स्टोर होता है, और वो स्टोर किसके फॉर्म में होगा? ऊष्मा, मतलब
तापमान के फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा। जब वो वातावरण में क्या होगा, कुछ देर के बाद एमिट हो जाएगा, जैसे फैन चल रही है, गर्म हो रहा होगा, बंद कर दीजिए, 10 मिनट बाद आइए, ठंडा हो जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी क्या हुआ, सारी जो है सराउंड में एमिट हो गया। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होगा वो क्या लिखेंगे, एम की डायमेंशन, क्या और क्या लिखेंगे, एस की डायमेंशन, और क्या लिखेंगे, डेल्टा टी की डायमेंशन, यही होगा। अभी जो है आपने लिखा हुआ है क्यू की डायमेंशन। क्यू क्या है, उष्मीय ऊर्जा। अरे नाम हो गया, घर में नाम क्या होता है, मुन्ना टुन्ना कुछ भी, बाहर आपका एक बढ़िया नाम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ऊर्जा पढ़ा था या कार्य पढ़ा था, यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया। है तो ऊर्जा ही ना, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, जो वहाँ पे ऊर्जा की डायमेंशन थी वही कितना था, यही वाली चीज़, जो कार्य की डायमेंशन थी वही ऊर्जा की डायमेंशन है, वही उष्मीय ऊर्जा की डायमेंशन होगी। एम की डायमेंशन कितना होगा, m1। एस की डायमेंशन नहीं पता, कैलकुलेट ही करना है। तो ताप का हमने क्या लिखा था मूल राशि में, के, तो k1। ठीक है, तो कितना हो गया, इसकी जो हम डायमेंशन लिखेंगे, एस की डायमेंशन, इधर से क्या आया, m1 k1, नीचे आएगा तो इसके साथ घटेगा, क्या होगा, m0 l2 t-2 k- हो गया। हो गया। गैस नियतांक की अब हम बात कर रहे हैं। अगली जो बात कर रहे हैं हम किसकी कर रहे हैं, गैस नियतांक की। हमने तापमान उपयोग में ले लिया, अभी से पहले बहुत सारी क्वांटिटी लिया था, 7 में से हमने बहुत सारी ले लिया था, तापमान वाला नहीं आया था। तापमान वाला यहाँ पे देख लिया कैसे उपयोग में आएगा। ठीक है, अब हम गैस कांस्टेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब गैस की हम क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। अरे निकालते हैं ना, तो हमने लास्ट में एक क्वांटिटी लिखा था, पदार्थ की मात्रा, क्या था, मोल। ठीक है, तो हम उसी की तरफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं चलने की। आपने जो है क्लास 11th में 2 तरह की गैस पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने आइडियल गैस और दूसरा पढ़ा होगा रियल गैस। मतलब एक पढ़ा होगा आदर्श गैस और दूसरा पढ़ा होगा वास्तविक गैस, पढ़ा था ना। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, बोलिए, PV = nRT। क्या होता है, PV = nRT। P क्या है, गैस है तो किसी बर्तन में रखा हुआ होगा, ऐसी खुली जगह पे तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस बर्तन की क्या है, ये प्रेशर है, उस बर्तन की ये क्या है, वॉल्यूम है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है यहाँ पे, मोलों की संख्या है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। T क्या है, तापमान है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, PV = nRT, जहाँ P क्या है, प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन। R क्या है, या N लिख लें, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब मोलों की संख्या। और बात करें R की, तो R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और एक चीज़ क्या बच गया, T, ये क्या है, टेम्परेचर।
हाँ, लिख लिया सब लोगों ने। अब इसकी हम जो है डायमेंशन निकालते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, ये थ्योरी लिखते जाएंगे क्योंकि छोटा छोटा सा थ्योरी है, ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस फार्मूला जो है हमें ज़रूरत है, फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। हो गया। अब हमें इसकी डायमेंशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, P की डायमेंशन इक्वल टू इंटू V की डायमेंशन इक्वल टू N की डायमेंशन इक्वल टू R की डायमेंशन इक्वल टू इंटू है वो मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या किसको हम बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा का क्या होता था, मोल होता था ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मोल लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, मोल। वहाँ पे लिखवाया था ना 7 फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, अगली चीज़ R तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और टेम्परेचर का क्या होता है, K1। बोलो होगा कि नहीं होगा, R का निकाल सकते हो यहाँ से। तो कितना होगा ये, R की डायमेंशन जो होगा, सॉल्व कर दें। देखो L-1 और प्लस का 3 कितना होगा, L2। ठीक है, तो M1 L2 T-2, ठीक है, K-1 मोल। समझ में आई बात। अरे क्रॉस गुना उना करने आता है ना, भाग उग देने, वही किया है। इसको ऐसे लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों टर्म इसके नीचे चला जाएगा, तो पावर क्या होगा, -1 आ जाएगा, आएगा ना। ये हमारा हो गया किसका, गैस कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशन हो गया। तो हमें मोल का भी उपयोग में आ गया। ठीक है, कैंडेला अभी तक नहीं आया है। ठीक है, चलो अगला लिखो, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक। ठीक है, हो गया। प्लैंक नियतांक कहाँ आता है, जो सन से हमारे पास एनर्जी आती है अर्थ सरफेस से, मतलब सूर्य से जो धरती पर ऊर्जा आती है, और ऊर्जा किसके फॉर्म में आती है, फोटोन के रूप में। बताया गया होगा, पैकेट के रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, h होती है ना। ये लिख लिया सब लोगों ने। फोटोन की ऊर्जा, जो सूर्य की प्रकाश हमारे धरती पर आती है, वो एक तरह की ऊर्जा लेके आती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो हमारे धरती पर आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वो दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो एक वेव के फॉर्म में आती है, तरंग के फॉर्म में आती है। ठीक है, और उस तरंग है तो तरंग के पास एनर्जी होती है। ठीक है, और वो एनर्जी कितनी होती है, तो वो फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, और E = होता है H × न्यू। क्या बोलते हैं, H × न्यू बोलते हैं, या हम बोलेंगे ये क्या है, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या है ये, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है, मतलब आवृत्ति है। बात आई समझ में। E क्या है, बोलो, फोटोन की ऊर्जा, बात मत करिए। H क्या है, प्लैंक नियतांक। और ये जो न्यू है, ये न्यू क्या है, आवृत्ति। किसकी, प्रकाश की आवृत्ति। फोटोन की आवृत्ति नहीं होता, प्रकाश की आवृत्ति होगा। ठीक है, फोटोन तो हमारी एनर्जी है, एनर्जी की आवृत्ति हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, अच्छा, आवृत्ति लिख लिया सब लोगों ने। आवृत्ति किस पे निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। आवृत्ति किस चीज़ पे निर्भर करता है, हैं? किसी को पता है, हैं? आवृत्ति, याद रखिए, आवृत्ति हमेशा सोर्स पे निर्भर करती है।
बाद बाकी किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति किस पे निर्भर करेगी? सोर्स पे। अब ध्यान से देखिए, सनलाइट कहाँ से आ रही है? सन से। अगर सन को हटा के हम कोई वो दूसरा सोर्स वहाँ पे रख दे तब आवृत्ति बदलेगा, नहीं तो आवृत्ति क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। बात आई समझ में? जैसे हम बात करें ये ट्यूबलाइट है या ये बल्ब है, इस बल्ब की आवृत्ति सेम रहेगी हमेशा। अगर हम इस बल्ब को हटा के वो ट्यूबलाइट यहाँ पे लगा दें तो हमने क्या किया? सोर्स चेंज कर दिया। अरे स्रोत चेंज किया ना, तो स्रोत जब चेंज होता है तो आवृत्ति बदल जाती है। तो आवृत्ति किस पे निर्भर करती है? स्रोत पे। एकदम से गांठ बांध लेना है, समझ में आई बात? और किसी चीज़ पे आवृत्ति निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। अब देखिए ध्यान से, हमें डायमेंशन लिखना है, हमने लिख दिया। क्या बोलते हैं इसको? न्यू बोलते हैं। आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यू नॉर्मली लिखा जाता है, किताब में भी न्यू ही आएगा, क्वेश्चन पेपर में न्यू आएगा, तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, ठीक है। न्यू के लिए साथ जो है हम पढ़ लेते हैं। तो E इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू होगा। E जो है ये क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा का आपको पता है कितना होता है? m1 L2 T-2। अरे ऊर्जा है तो क्या होगा? कार्य है ना, बल गुने विस्थापन। बल का क्या होता है? m1 L1 T-2। एक L और आ जाएगा तो क्या होगा? m1 L2 T-2। कितना होगा? m1 L2 T-2 इक्वल टू क्या होगा? H। अब इसका फंस गए चक्कर में, इसका नहीं पता है। अब इसको देखते हैं, ये हटा दें, ये छाप लिया सब लोगों ने। तो अब हमें जो है आवृत्ति पढ़ना पड़ेगा पहले, तो एक लाइन में आवृत्ति पढ़ लेते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है? बोलिए। एक सेकेंड में चक्करों की संख्या। क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मतलब आवृत्ति क्या होता है? एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, ठीक है। एक सेकेंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। यह हमेशा स्रोत पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? स्रोत पे। स्रोत बदलेगा आवृत्ति बदलेगी, नहीं तो अनचेंज रहेगा आवृत्ति, ठीक है। तो एक सेकेंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। स्रोत बदलेगा तो हमारी आवृत्ति बदलेगी। आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू से करें या एफ से कर दें, ठीक है। और ये जो हमारी आवृत्ति होती है, तो परिभाषा से हमें समझ में आया कि आवृत्ति जो होती है वो क्या होता है? एक सेकेंड में चक्करों की संख्या। तो चक्कर कितना? एक चक्कर। हमने चक्कर कितना लिया? एक चक्कर, और उसमें सेकेंड मतलब टाइम। तो टाइम यहाँ पे जो है वो हम क्या ले लेंगे? आवर्तकाल, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक समय अंतराल के बाद, एक समान समय अंतराल के बाद वही चीज़ बार बार दोहराना, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये आवृत्ति। कि ये क्या है? ये आवृत्ति फलन है। और वो जो उतने समय में बार बार दोहरा रहा है, तो उसमें से एक का अगर हम समय का मेजरमेंट कर लेंगे तो हर बार उतने समय में करेगा। वो जो समय होगा उस समय को हम क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। समझ में आई बात? तो जो हमारी आवृत्ति होगी वो क्या होगी? एक चक्कर, जो एक सेकेंड में जो है वो कितनी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? आवृत्ति होगी। और इसकी परिभाषा यहीं से हमने लिख दिया, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या। आवर्तकाल क्या है? समय है। अरे समय है ना। तो अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो 1 की डायमेंशन, ये तो 1 है, 1 की डायमेंशन हमने देखा है। संख्या की डायमेंशन जो है वो क्या होता है? बीमाहीन। उसकी कोई बीमा ही नहीं होती है। आवर्तकाल की डायमेंशन, और आवर्तकाल क्या है? एक समय है। तुमने साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे आवर्तकाल आता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1/,
क्या होगा T1। तो यहाँ से जो आवृत्ति आएगी वो आवृत्ति कितना होगा T-1। बोलो होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो आवृत्ति की हमें डायमेंशन पता चल गया क्या T-1। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि आवृत्ति की डायमेंशन क्या होगी T-1। तो यहाँ से प्लांक नियतांक की जो है वो हम डायमेंशन लिख सकते हैं क्या M1 L2 T-2 और क्या T1, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है हो गया। यहाँ तक बेसिक होता है डायमेंशन में।